हेलो मित्रों, नमस्कार। जैसा कि मित्रों हमने आपको पिछली क्लास में इतिहास जानने के स्रोत में हम आपको साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वेद, पुराण और वेदांग आदि की जानकारी दे दी थी। इसी क्रम में जैसे जो वो धार्मिक साहित्य थे उनकी जानकारी हमने आपको दे दिया था। अब मित्र आगे जो है जो गैर धार्मिक साहित्य थे, जैसे गैर ब्राह्मण साहित्य, जो ब्राह्मण साहित्य थे उनकी जानकारी हमने आपको दे दिया है। अच्छे से आपने पढ़ा होगा, रिवीजन भी किया होगा, हमें उम्मीद है। और आज मित्रों जो है हम बौद्ध साहित्य मतलब गैर ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो बौद्ध और जैन साहित्य आते हैं उनके अंतर्गत हम आपको इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो भी चीज़ें जो साहित्य बौद्ध धर्म में हैं, जो साहित्य जैन धर्म में, इन साहित्यों से क्या क्या मिला है, किस शासन प्रशासन की जानकारी है और किससे बुद्ध के बारे में किस चीज़ की जानकारी कौन साहित्य से है, और जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में किस साहित्य से क्या जानकारी मिलती है। तो मित्रों हम आज उसी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मित्रों बौद्ध साहित्य। सबसे पहले बौद्ध साहित्य। तो मित्र जैसे बौद्ध साहित्य जो था ये पाली भाषा में लिखा गया था। पाली भाषा में सबसे प्रमुख है इसके बारे में, जो बौद्ध साहित्य था ये पाली भाषा में लिखा गया है। और बौद्ध साहित्य में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है त्रिपिटक है। त्रिपिटक मतलब कठोरा या टोकरी, जैसे ये मतलब जितनी भी जानकारी इकट्ठा है इन सब त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। तो मित्र जैसे सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसमें सुत्त पिटक में जो हमें जानकारी मिलती है ये बुद्ध ने जो भी धर्म उपदेश दिए थे उनके बारे में हमें सुत्त पिटक से जानकारी मिलती है मित्र। और उसके बाद ये सबसे बड़ा पिटक है, इसको इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इसको सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। अब विनय पिटक में मित्र जो बौद्ध धर्म के भिक्षुणियाँ थे उनके नियमों के बारे में, जैसे मतलब बौद्ध धर्म के नियम थे, उनके नियमों को कैसे पालन करना है, उस नियम को कैसे निभाना है, उन सब नियमों की जानकारी जो है हमें विनय पिटक से मिलती है। और अभिधम्म पिटक में मित्र जो दार्शनिक बातें बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जो मतलब धार्मिक बातें थी, जो दार्शनिक बातें थी, उसके बारे में हमें अभिधम्म पिटक की जानकारी मिलती है। तो मित्र सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि बौद्ध साहित्य जो थे किस भाषा में थे, तो ये पाली भाषा में थे। और सबसे प्रमुख जो पिटक है, सबसे बड़ा पिटक, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे बड़ा पिटक, तो आप सुत्त पिटक को जानते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि जैसे पूछ लिया कि बौद्ध धर्म में किस पिटक के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुणियों के नियमों की जानकारी है। तो मित्र ये आपको हम बता दिए हैं, भिक्षुणियों के जो नियम कानून है उनकी जानकारी जो है विनय पिटक से मिलता है। तो और अभिधम्म पिटक से दार्शनिक बातों का मिलता है। आगे और साहित्य है जिनसे क्या जानकारी, सबसे प्रमुख साहित्य जो अंगुत्तर निकाय है। 6ठी शताब्दी में जो 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है वो सबसे प्रमुख जो है बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद एक मध्यम निकाय है। मध्यम निकाय बौद्ध धर्म में 24 तीर्थंकर प्रमुख हुए थे, जिसमें 23वें तीर्थंकर जो थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और जो 24वें तीर्थंकर थे मित्र वो पार्श्वनाथ थे। इनके बारे में जो उल्लेख हमें मिलता है वो मध्यम निकाय में मिलता है। और उसके बाद संयुक्त निकाय है। संयुक्त निकाय में मित्र जो 6ठी शताब्दी का जो इतिहास था उसकी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन जो भी था 6ठी शताब्दी की, उसकी जानकारी हमें संयुक्त निकाय में मिलती है। फिर खुद्दक निकाय है, इसको एक लघु ग्रंथ कहा जाता है। इसमें तमाम ग्रंथों का संग्रह करके एक लघु ग्रंथ बनाया गया था। तो एक जातक कथा, सबसे प्रमुख जातक कथा
जातक कथा, जो जातक कथाओं से जो है हमें बुद्ध के पुनर्जन्म, जैसे इसमें एक कथा टाइप का बनाया गया था, उसमें बुद्ध के पुनर्जन्म, बुद्ध क्या थे, उसके पहले पुराने जन्म में ये क्या थे क्या नहीं थे, उसके उनके पूर्व जन्म, मतलब उनके जन्म के पूर्व की जो घटना कथा बताई गई बातें वो जातक में बताई गई हैं। और सबसे प्रमुख बुद्ध चरित्र है। इसको जो है ये बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष था एक, उसकी मतलब उसी की रचना है, वो बौद्ध था। और इसमें जो इसको जो है बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। ललित विस्तार भी एक बौद्ध ग्रंथ का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें जो है बुद्ध के जन्म के बारे में कथा टाइप का वर्णन मिलता है, जैसे बुद्ध के जन्म कैसे, कहाँ, क्या, कुछ सब कुछ इसकी जानकारी जो कथा टाइप की होती थी, इसका वर्णन इसमें मिला है। और 2 महाकाव्य दीपवंश है। दीपवंश में श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है और मौर्य शासन के बारे, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है श्रीलंका में हुआ था, तो उस श्रीलंका के बारे में जानकारी हमें ये दीपवंश से, और मौर्य शासकों की जानकारी जो है 6ठी शताब्दी, उसमें जो है मौर्य शासकों के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर महावंश है, इसमें भी मित्र जो है श्रीलंका और मगध, श्रीलंका था उसके बारे में, और मगध के जितने राजाओं थे उनके मतलब शासन और शासकों के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है महावंश से। और एक मिलिंद-पन्हो नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था, उसने मिलिंद-पन्हो की रचना की थी। इसमें एक मिनांडर होता है, मिनांडर शासक से वार्तालाप के बारे में बताया गया है, और उसी मिलिंद-पन्हो में है, तो इसमें वो भी मिनांडर भी इसी से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो मित्र ये जो है बौद्ध साहित्य हो गए जितने प्रमुख थे। अब इसको आप पॉइंट टू पॉइंट जैसे हम लिखा है नोट करते जाइए, और एक बार फिर अभी हम आपको समझा देते हैं। इससे क्वेश्चन बाहर कहीं नहीं आएगा, इतने ही क्वेश्चन आता है जो साहित्यों से है। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट, यही तो नियम का पूछता है। कभी ये सुत्त पिटक, पिटकों के बारे में पूछ लेते, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो मित्र ये जो है त्रिपिटक जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सबसे बड़ा पूछेगा तो सुत्त पिटक आप बताएंगे। उसमें जो है बुद्ध ने अपने धर्मोद्देश्य के बारे में बताया है। अब विनय पिटक में जो बताया है उसमें बौद्ध भिक्षुओं के नियम को, कानून को बताया है, और इसमें दार्शनिक बातों के बारे में अध्ययन है। तो ऐसे हम सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है मित्र अंगुत्तर निकाय। ये तो जब भी आप 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो 16 महाजनपदों को जो इतिहास, 16 महाजनपद की इतिहास है उनकी जानकारी जो हमें मिलती है, ये 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जब पूछेगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपदों की जानकारी आपको किस ग्रंथ उसमें मिलती है, तो आपको पता रहेगा। तो अंगुत्तर निकाय, जैसे ऑप्शन दे दिया अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। तो मित्र जब आप पढ़े हो, आप रटे होंगे, आप समझे होंगे, तो आपको इससे पता चल जाएगा, आप कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इससे जैन साहित्यों में भी है, जैन का साहित्य है उससे भी 16 महाजनपदों का मिलता है। तो मित्र इसको आप ध्यान से देख लीजिए, अंगुत्तर निकाय से 16, ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इससे 16 महाजनपदों की जानकारी, ये बहुत प्रमुख क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मध्यम निकाय में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 6ठी संयुक्त में ये है, और ये तो आपको बता दिए, अभी रिवीजन फिर करा दें, एक बार आप नोट कर लीजिए। फिर हम आपको जैन साहित्यों के बारे में बताते हैं, जैन साहित्य में जैन के इतिहास से क्या क्या मिले हैं। तो मित्र आइए देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम में जैसे 12 अंग, 12 उपांग और 10 जो है वो थे प्रमाणिक, अंग उपांग 10 थे। और इसी जो अब यही कंपेयर आपका, इसीलिए हम अगर इधर बौद्ध लिख दिए, इधर जैन लिख दिए, तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, समझ लेंगे तुरंत। जैसे बौद्ध धर्म के जो साहित्य थे वो पाली भाषा में थे, और जैनों के जो साहित्य थे, जैन धर्म के साहित्य तो थे वो प्राकृत भाषा में थे। ये कठिन भाषा, क्लिष्ट भाषा होती थी, इसे अर्धमागधी भी कहा जाता था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही दे दिया कि जो जैन धर्म के साहित्य थे वो किस भाषा में थे, तो आपको पता होगा तो आप प्राकृतिक भाषा लगा देंगे। तो कभी कभी अर्धमागधी भी दे देगा तो आप अर्धमागधी लगा देंगे।
तो इसमें भी जैन धर्म की तरीके एक भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र के अंतर्गत इसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो ये 16 महाजनपद भगवती सूत्र के। तो मित्र जैसे 16 महाजनपद, जैसे उसमें अंगुत्तर बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों की जानकारी, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से आप कंपेयर करके देख लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये बौद्ध धर्म का है और ये भगवती सूत्र, जो निकाय होगा वो बौद्ध धर्म और जो सूत्र होगा वो जैन धर्म। आचारांग सूत्र जैन संबंधी नियम, जैसे इसमें विनय पिटक था, ये विनय पिटक से जैन से भीष भिक्षुणियों का नियमों के बारे में उल्लेख था। उसी प्रकार जैन का आचारांग सूत्र है, इसमें जैन संबंधी नियमों का उल्लेख है। नया धम्म सूत्र है, महावीर स्वामी की भिक्षाओं का उल्लेख है, इसमें महावीर स्वामी की भिक्षाओं का उल्लेख है, सब उल्लेख है। और कल्प सूत्र, इसकी रचना भद्रबाहु ने किया था। ये कल्प सूत्र है, इसकी रचना भद्रबाहु ने किया था। इससे जैन के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। अब पुब्ब भी थे, पुब्ब कई थे, तो इन पुब्बों से हमें जो महावीर स्वामी के द्वारा कही गई बातों का उल्लेख मिलता है। महावीर स्वामी द्वारा कही गई बातों का उल्लेख मिलता है। ये पुब्बों से मुझे महावीर स्वामी के बारे में जाने। परसिष्ट परवड़, ये इम्पॉर्टेंट है। ये तो सीधे सीधे यही पूछता है परसिष्ट परवड़ की रचना किसने की है। तो ये इसकी रचना जो है हेमचंद्र थे, जैन थे। इसमें तत्कालीन जैन मुनियों और राजाओं की जान, मतलब उस टाइम के जो थे महावीर स्वामी के समय के जो भी राजाएं और मुनि थे उनके बारे में जानकारी हमें परसिष्ट परवड़ से मिलती है। और उसके बाद आई है अनंत गसाओ। इससे जो है जैन विधि अपनाकर मोक्ष की प्राप्ति का उल्लेख है। तो मित्र इतना आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, जैसे बनाया हूँ पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट जितना लिखाया हूँ उतना ही आएगा परीक्षाओं में, उससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा मित्र। इसको आप अच्छे से उतार के रिवीजन कर लीजिए। और ये दोनों का हमने इसीलिए साथ में कर दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए। अब जैसे इसकी साहित्य प्राकृतिक है, उसकी साहित्य पाली है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, भगवती सूत्र में 16 महाजनपद, विनय पिटक में बौद्ध के नियम के बारे में जानकारी है, तो इसमें आचारांग सूत्र में जैनों के नियम की जानकारी है। तो ठीक है मित्र, फिर ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इतिहास जानने के साहित्य स्रोतों में वही लौकिक साहित्य, जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे कुछ अर्ध ऐतिहासिक हैं, कुछ ऐतिहासिक साहित्य हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वही हम आपको बता देंगे। फिर इसके बाद इतिहास जानने के स्रोत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद नया चैप्टर पढ़ाएंगे मित्र। तो ये इतना आप उतार लें, तो हम इसको मिटा दें। ठीक है मित्रों, फिर हम मिटा रहे हैं। इसके बाद लौकिक साहित्य आएगा। लौकिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। फिर उसके बाद ये इतिहास जानने के स्रोत ख़त्म हो जाए, फिर नया चैप्टर आगे आएगा, उसको पढ़ाएंगे। आप लोग एक अच्छी सी नोट्स बनाइए मित्र, और ये हमारे चैनल को, यूथ सक्सेस प्रयागराज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए। अभी हम लोग नया शुरुआत किए हैं, तो आप ही लोग के माध्यम से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जहाँ ना समझ में आए आप हमें कमेंट करके बताइए। कल से परसों से आपकी मैथ की क्लास भी चलेगी। सर गुप्ता सर बाहर चले गए थे थोड़ा काम से, अब आ गए हैं। कल या परसों से आपकी क्लास चलेगी, और पॉलिटी की भी क्लास चलेगी। थोड़ा अभी हम इतिहास का पढ़ा रहे हैं, तो पॉलिटी की भी क्लास चलेगी। तो मित्र आइए देखते हैं अब लौकिक साहित्य में कौन कौन से साहित्य हैं, किन साहित्यों से हमें क्या जानकारी मिली है। तो ठीक है मेरे मित्र, देखते हैं लौकिक साहित्य।
लौकिक साहित्य, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, आदत नहीं है अभी लिखने की वाइट बोर्ड पे। लौकिक साहित्य में इसके अंतर्गत दो प्रकार के साहित्य आते हैं। एक तो हो गया अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, जिससे हमें अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, और ये दूसरा जो है ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य। तो मित्र जैसे अब लौकिक साहित्यों में अर्ध, इससे जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, इसीलिए इसको अर्ध ऐतिहासिक, और जो हमें अच्छी जानकारी और किसी शासन प्रशासन की जानकारी मिलती है उसे ऐतिहासिक साहित्य कहते हैं। तो मित्र सबसे पहले आइए हम देखते हैं अर्ध ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य कौन कौन से हैं। अर्ध ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य में सबसे प्रमुख जो है अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी। इसको हम जितना लिखते जा रहे हैं आप लोग नोट करते चाहिए। अष्टाध्यायी। मित्र ये अष्टाध्यायी जो थी ये एक व्याकरण ग्रंथ था, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ व्याकरण ग्रंथ था। इसके रचयिता पाणिनि में हम पॉइंट पॉइंट आपको लिखवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद अभी बता देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना, इसकी रचना पाणिनि महोदय ने किया था, पाणिनि महोदय ने किया था। ये इसकी रचना जो है पाणिनि महोदय ने किया था। इसमें जो है मित्र मौर्य प्रशासन था उसके पूर्व, मौर्य प्रशासन के पूर्व की जो इतिहास की जानकारी उससे हमें मिलती है। मौर्य काल के पूर्व के इतिहास की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी से मित्र हमें जो मौर्य काल के पूर्व इतिहास की जानकारी मिलती है, बस इतना ही इसमें जानते रहिए। अब अगला जो आता है आप कालिदास। कालिदास के भी कुछ नाटक महत्वपूर्ण हैं, तो आप बस उनके नाटकों का नाम लिखा दे रहे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सीधे सीधे पूछ लेता है कि ये मतलब ये नाटक किसने लिखा है, तो उसको जानते रहिए कि ये नाटक किसने लिखा। तो जैसे अष्टाध्यायी का पूछ लिया तो इसके रचयिता कौन है, तो आप पाणिनि महोदय। अष्टाध्यायी कैसी पुस्तक है वो तो आप व्याकरण बता देंगे। तो कालिदास की रचनाएं बता रहे हैं आपको। कालिदास की कालिदास की जो रचनाएं हैं, पहला है जो है सबसे प्रमुख अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम,
मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, और एक जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब कालिदास के नाटक हैं। ये मालविकाग्निमित्रम में जो बस ऐसे ही याद, बस इतना ही देख लीजिए जो कालिदास की प्रमुख रचनाएं क्या है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है और विक्रमोर्वशीयम है। ऐसे ही पूछता है। अब आइए आगे देखते हैं विशाखदत्त की। विशाखदत्त भी इस सब संस्कृत में इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। एक देवी चंद्रगुप्तम है और दूसरा जो है मुद्रा राक्षस है। बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। पहला है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा जो है देवी चंद्रगुप्तम है और दूसरा जो है विशाखदत्त की जो प्रमुख ये है नाटक जो है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस में तो विशाखदत्त की जो रचनाएं हैं, ऐसे बस इसको रचनाएं लिखा दे रहे हैं, आप इसको याद कर लिए। यही से ही पूछता है थोड़ी बहुत जो जानकारी। इसमें जो देवी चंद्रगुप्तम में ये गुप्त काल का एक रामगुप्त शासक था, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। इसमें रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें रामगुप्त और मुद्रा राक्षस में जो है कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के बारे में जानकारी। तो मित्र कालिदास की 3 रचनाएं, विशाखदत्त की 2 रचनाएं हो गई। अब जो आता है मृच्छकटिकम, ये भी है संस्कृत का। इसके लेखक जो है शूद्रक है। मृच्छकटिकम मृच्छकटिकम जो है मित्र, ये जो है शूद्रक, एक मतलब शूद्रक थे, उनकी रचना है। यही पूछता है इसके रचयिता कौन है। रचनाकार शूद्रक है। बस इतना याद कर, इतना भी जानते रहिए। मृच्छकटिकम का रचयिता कौन है। विशाखदत्त ने कौन सी देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस लिखा था और कालिदास ने ये लिखा था। और अष्टाध्यायी ने जो पाणिनि महोदय थे, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखे थे। जो ये मुद्रा राक्षस में, तो इसमें जो मुद्रा राक्षस में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। ये मृच्छकटिकम में मित्र गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए आगे देखते हैं कौन सी घटना और कौन सा पुस्तक है। इसको आप नोट कर लीजिए। एक कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। विशाखदत्त की जो रचना है वो देवी चंद्रगुप्तम है, जिसमें रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस से आपको चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के बारे में जानकारी मिलती है। यह इम्पॉर्टेंट है। और मृच्छकटिकम जो है इसके रचनाकार शूद्रक हैं और इसमें भी गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है हमें।
आइए अभी और भी 2-4 ग्रंथ हैं उसको लिखवा देते हैं, उससे क्या क्या जानकारी मिलती है, फिर आपको ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में आज बता के ख़त्म करेंगे। एक और रचना है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा की रचना है। इसमें भी ये भी गुप्त काल की रचना है। पंचतंत्र, पंचतंत्र, इसके रचनाकार जो है विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा है। और इसमें जो है गुप्त काल की जानकारी है। गुप्त काल की जानकारी है। पंचतंत्र जो है मित्र, इसमें जो ये जो है इम्पोर्टेंट सबसे पूछता पंचतंत्र की रचना के कौन किया था, तो ये विष्णु शर्मा ने किया था और इसमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। और एक ग्रंथ और बता दे रहे, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, इसमें जो है पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं ये चंद्रबरदाई हैं। इसके जो रचयिता हैं चंद्रबरदाई हैं। और इसमें जो है इसमें जो जानकारी हमें मिलती, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानकारी मिलती। पृथ्वीराज राजपूत काल के जो थे, पृथ्वीराज तृतीय की जानकारी मिलती है। ये राजपूत काल के जो थे पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रबरदाई, और पृथ्वीराज तृतीय की जानकारी मिलती है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है और उसमें गुप्तकालीन जान। तो मित्रों बस इतना अर्धऐतिहासिक साहित्यों में इतना हो गया। अब हम आपको ऐतिहासिक साहित्यों में 4-5 साहित्य हैं उसको बता के फिर ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो आज हम सोच रहे हैं ये क्लास ख़त्म ही कर दे इतिहास जानने पूरा तात्विक स्रोत। तो आइए देखते हैं ऐतिहासिक साहित्य में कौन कौन से हैं। ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य में सबसे प्रमुख मित्र अर्थशास्त्र है। सबसे प्रमुख जो है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के जो रचयिता है ये कौटिल्य महोदय हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता जो हैं जैसा कि नाम से आपको लगता होगा कि अर्थशास्त्र जो है ये मतलब आर्थिक संबंध से पुस्तक होगी, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक नहीं है, ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। इसमें अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, ये राजनीति की पुस्तक है। और इसमें राजनीति और प्रशासन के बारे में जानकारी है। इस पुस्तक से राजनीति और प्रशासन की जानकारी मिलती है। प्रशासन की पुस्तक है। ये राजनीति और प्रशासन की पुस्तक है मित्र। और ये कौटिल्य जो है, कौटिल्य को और भी नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, अजय और कौटिल्य। जो सबसे प्रमुख जो है इनका नाम कौटिल्य है। और ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये राजनीति और प्रशासन की पुस्तक है। इसमें जो है मित्र 15 अधिकरण है। ये पूछता है कितने अधिकरण। अर्थशास्त्र में मित्र जो है 15 अधिकरण है
और 180 प्रकरण हैं। 180 प्रकरण 180 प्रकरण है। ये बहुत कई बार पूछा गया है कि जो अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, तो आप इसको बताएंगे 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक हैं। 6000 श्लोक है। तो इतना ही जानकारी इसमें रखिए मित्र। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की रचना है। ये मतलब अर्थव्यवस्था पे ना आधारित होते हुए राजनीति और प्रशासन की पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है इसकी जो भाषा है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा, ये जो पुस्तक है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आइए मित्र अब देखते हैं दूसरी पुस्तक क्या है। राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी, ये जो राजतरंगिणी पुस्तक है ये कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती है। और कश्मीर के शासकों में जो हर्ष नामक एक शासक था जो लोहार वंश का था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी हर्षचरित, ये जो इसके लेखक जो हैं ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गई पुस्तक है। इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें कश्मीर के शासक हर्षवर्धन नहीं, ये जो था लोहार वंश का था। लोहार वंश का शासक जो हर्ष था, इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें राजतरंगिणी की। और ये भी संस्कृत की पुस्तक थी, संस्कृत भाषा, ये भी संस्कृत भाषा की पुस्तक थी। तो मित्र अब आगे आइए देखते हैं और कौन सी पुस्तक है। इतना आप जो इसका है इसको आप नोट कर लीजिए। ये अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है, 6000 श्लोक है। इसके रचयिता कौटिल्य हैं। राजनीति की पुस्तक है और ये अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है। और इसकी जो भाषा संस्कृत है। राजतरंगिणी जो है ये कश्मीर के शासक हैं, उनकी रचना है। एक और आइए देखते हैं पुस्तक जो हर्षचरित भी जो है, हर्षचरित से हमें ये इसके रचनाकार जो हैं बाणभट्ट है, बाणभट्ट। और इसमें भी कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। मित्र इससे भी जो हर्षचरित है इससे भी हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। और आइए अब देखते हैं एक है विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र, इससे भी कुछ इतिहास की थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी। ये जो इसके रचयिता जो थे बिल्हड़ है। इसके रचयिता बिल्हड़। ऐसे ये क्रम मिलाने को आता है परीक्षाओं में, इसलिए जिसके रचयिता हैं जो है वो हम लिखा दे रहे हैं। बहुत कम ही ऐसा आता है जिसके शासन प्रशासन क्या है वो टीजीटी लेवल पे जो आते हैं। ये जैसे किस शासक के बारे में जानकारी देता है, कौन से शासन काल में लिखा गया, किसके कौन सा शासक था, ये सब जीएस में बस इतना ही हमें आता है कि
अरसास के रचयिता दे दिया और रातरंगड़ी दे दिया और ये विक्रम चरित्र दे दिया, हर चरित्र दे दिया। अब मिलान करने सबके सामने सभी रचयिताओं के नाम लिख देगा और आपको उसको मिलान करना रहेगा। तो ऐसे इसी प्रकार हम इसीलिए आपको लिखवा दे रहे हैं सबका नाम जो है, तो उससे आपको पता रहेगा तो आप मिला लेंगे। तो ये जो इससे जो विक्रम देव चरित्र जो है, इससे जो है हमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन था उसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसकी रचना बिल्हड़ ने किया था। कन्नौज के शासक यशोवर्मन, कन्नौज के शासक यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलता है। तो मित्र इतना ही, अब ऐतिहासिक शास्त्र में इतना बहुत है, अब इससे ज़्यादा क्या बताएं, इससे ज़्यादा कहीं उचित नहीं लग रहा है। जब आएंगे शासन प्रशासन में, जिसके शासन में आएंगे तो एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। अर्थशास्त्र जो थी, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है, 600 श्लोक है। इसके रचयिता कौटिल्य महोदय हैं। यह अर्थशास्त्र पुस्तक आर्थिक व्यवस्था पर न आधारित होते हुए ये राजनीतिक और प्रशासनिक पुस्तक थी। ये जो संस्कृत भाषा में लिखी गई। और दूसरी जो है रातरंगड़ी है, इसे कश्मीर के शासक हर्ष थे, एक लोहार वंश को, उनके बारे में जानकारी मिलती है और इसकी ये भी संस्कृत भाषा में लिखी है। और उसके बाद हर्षचरित आता है, बाणभट्ट की हर्षचरित, ये भी कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें देता है। और विक्रमोर्वशीयम जो है ये बिल्हड़ की रचना है, ये कन्नौज के शासक यशोवर्मन की जानकारी देती है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इस यूथ सक्सेस प्रयागराज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी मित्रों के पास शेयर करें, जिससे संख्या में वृद्धि हो, पढ़ाने में और मज़ा आए मित्र। और जहाँ ना समझ में आए तो आप प्लीज़ बेहिचक बोल दीजिए, हम आपको दोबारा बताएंगे, दोबारा समझाएंगे। और ये जितना भी हम पॉइंट टू पॉइंट नोट कराते जा रहे हैं, आप बस नोट करके एक बार रिवीजन कर लीजिए, सारी दिमाग परीक्षाओं में आपका आ जाएगा क्वेश्चन। अभी तो चैप्टर ख़त्म हो गया, अब कल से हम नए चैप्टर को आपको पढ़ाएंगे। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत।